कर्मों का हिसाब। भावनगर का राजा बहुत ही प्रभावशाली एवं शक्तिशाली था। उसका राज्य भी धन धान्य से पूर्ण था। राजा की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक बार उस नगर में एक ज्योतिष पधारे। उनका नाम भद्रशील था। उनके बारे में विख्यात था कि वह बहुत ही पहुँचे हुए ज्योतिषी हैं और किसी के भी भविष्य के बारे में सही सही बता सकते हैं। वह नगर के बाहर एक छोटी सी कुटिया में ठहरे थे। उनकी इच्छा हुई कि वह राजा के दर्शन करें। उन्होंने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की और राजा से मिलने की अनुमति उन्हें सहर्ष से ही मिल गई। राज दरबार में राजा ने उनका हार्दिक स्वागत किया। चलते समय राजा ने ज्योतिषी को कुछ हीरे जवाहरात देकर विदा करना चाहा, परंतु ज्योतिषी ने यह कहकर मना कर दिया कि वह सिर्फ अपने भाग्य का खाते हैं। राजा की दी हुई दौलत से वह अमीर नहीं बन सकते। राजा ने पूछा, इसका क्या तात्पर्य है गुरुदेव? ज्योतिषी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने किस्मत और मेहनत से गरीब या अमीर नहीं होता। यदि राजा भी उसको अमीर बनाना चाहे तो वह नहीं बन सकता। राजा की दौलत भी उसके हाथ से निकल जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। राजा ने कहा, गुरुदेव, आप किसी का हाथ देकर यह बताइए कि उसकी किस्मत में अमीर बनना लिखा है या गरीब। मैं उसको उलट कर दिखा दूंगा। ज्योतिषी ने कहा, आप ही किसी व्यक्ति को बुलाइए, मैं बताता हूँ उसका भविष्य और भाग्य। राजा ने अपने मंत्री को चुपचाप कुछ आदेश दिया। कुछ ही क्षणों में एक सजा धजा नौजवान ज्योतिषी के सामने हाजिर किया गया। ज्योतिषी भद्रशील ने ध्यान से उस व्यक्ति का माथा देखा और फिर हाथ देख कर कहा, यह व्यक्ति गरीबी में जन्मा है और जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। इसे खेतों और पेड़ों के बीच कुटिया में रहने की आदत है और वहीं रहेगा। राजा को यह सुनकर हैरत हुई और बोले, आप ठीक कहते हैं, यह सजा धजा नौजवान पहले से ही राजसी वस्त्र पहनकर आया है, परंतु वास्तव में यह महल के बागों की देखभाल करने वाला गरीब माली है। परंतु गुरुदेव, 1 वर्ष के भीतर मैं इसे अमीर बना दूंगा। यह जिंदगी भर गरीब नहीं रह सकता। राजा का घमंड देखकर ज्योतिषी ने कहा, ठीक है, आप स्वयं प्रयत्न कीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। और ज्योतिषी नगर से चले गए। राजा ने अगले दिन माली को बुलाकर एक पत्र दिया और साथ में यात्रा करने के लिए कुछ धन भी दिया। फिर उससे कहा, यहाँ से 100 कोस दूर पालीपुर में मेरे परम मित्र भानु प्रताप रहते हैं। वहाँ जाओ और यह पत्र उन्हें दे आओ। सुनकर माली का चेहरा लटक गया। वह पत्र लेकर अपनी कुटिया में आ गया और सोचने लगा, यहाँ तो पेड़ों की थोड़ी बहुत देखभाल करके मैं दिन भर आराम करता हूँ, अब इतनी गर्मी में इतना दूर जाना पड़ेगा। परंतु राजा की आज्ञा थी, इसलिए अगले ही दिन वह सुबह सुबह पत्र लेकर निकल पड़ा। 2 गांव पार करते करते वह बहुत थक चुका था और धूप चढ़ने लगी थी। इस कारण उसे भूख और प्यास भी जोरों की लगने लगी थी। वह उस गांव के बाजार में भोजन लेकर एक पेड़ के नीचे खाने बैठ गया। अभी आधा भोजन ही कर पाया था कि उसका एक मित्र आया जो खेती ही करता था। माली ने अपनी परेशानी अपने मित्र को बताई। सुनकर मित्र हंसने लगा और बोला, इसमें परेशानी की क्या बात है? राजा के काम से जाओगे, खूब आओ भगत होगी। तुम्हारी जगह मैं होता तो खुशी खुशी जाता। यह सुनकर माली का चेहरा खिल उठा। तो माली ने कहा, तो ठीक है, तुम यह पत्र लेकर जाओ, मैं एक दिन यहीं आराम करके वापस चला जाऊंगा। मित्र ने खुशी खुशी वह पत्र ले लिया। 2 दिन में पाली नगर पहुंच गया। वहां का राजा भानु प्रताप था। माली का मित्र आसानी से भानु प्रताप के दरवाजे तक पहुंच गया और सूचना भिजवाई कि भावनगर के राजा का दूत आया है। माली का मित्र की आवभगत हुई। दरबार में मंत्रियों के साथ उसे बिठाया गया। जब उसने वह पत्र दिया तो भानु प्रताप ने पत्र खोला। पत्र में लिखा था, प्रिय मित्र, यह बहुत योग्य एवं मेहनती व्यक्ति है। इसे अपने राज्य में इसकी इच्छा अनुसार 100 एकड़ जमीन दे दो और उसका मालिक बना दो। यह मेरे पुत्र समान है। यदि तुम चाहो तो इसे अपनी पुत्री का विवाह भी कर सकते हो।
वापिस आने पर मैं भी उसे अपने राज्य के 5 गांव इनाम में दूंगा। राजा को लगा कि यह सचमुच में योग्य व्यक्ति है। उसने अपनी पुत्री व पत्नी से सलाह करके पुत्री का विवाह माली के मित्र से कर दिया। ढेरों हीरे जवाहरात देकर विदा किया। उधर आलसी माली थका हारा अपनी कुटिया में पहुंचा और जाकर सो गया। 2 दिन सोता रहा, फिर सुबह उठकर पेड़ों में पानी देने लगा। सुबह जब राजा अपने बागों में घूमने निकले तो माली से पत्र के बारे में पूछा। माली ने डरते डरते सारी बात राजा को बता दी। राजा को बहुत क्रोध आया और साथ ही ज्योतिषी की भविष्यवाणी भी याद आई। राजा ने सोचा कि कहीं भूल चूक भी हो सकती है, अतः एक बार फिर से प्रयास करके देखता हूँ। राजा ने सोचा माली को धनी किस प्रकार बनाया जाए। 3-4 दिन के बाद माली की इच्छा हुई कि वह राजा का गुस्सा थोड़ा कम कर दे। वह बड़े बड़े तरबूज तोड़ कर लाया और बोला, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है सरकार। देखिए खेत में कितने बड़े बड़े तरबूज हुए। राजा खुश हो गया। उसने चुपचाप अपने मंत्री को इशारा कर दिया। मंत्री एक बड़ा तरबूज लेकर अंदर चला गया और उसे अंदर से खोखला करके उसमें हीरे जवाहरात भरवा दिए और ज्यों का तो चिपका कर राजा के पास वापस ले आया। राजा ने माली से कहा, हम आज तुमसे बहुत खुश हुए हैं, तुम्हें इनाम में यह तरबूज देते हैं। सुनकर मालिक का चेहरा फिर लटक गया। वह सोचने लगा कि राजा ने इनाम भी दिया तो क्या, एक तरबूज। वह बड़े उदास मन से तरबूज लेकर जा रहा था, तभी उसका एक जानकार उसे रास्ते में मिला। वह बोला, क्यों भाई इतने उदास होकर कहाँ जा रहे हो और यह तरबूज कहाँ लेके जा रहे हो। माली ने कहा, क्या करूं, बात ही कुछ ऐसी है। आज राजा मुझसे बहुत खुश हो गए पर इनाम में यह एक तरबूज दिया। भला तरबूज भी इनाम में कोई देता है, मैं किससे खिलाऊंगा इतना बड़ा तरबूज। उस व्यक्ति ने बोला, निराश क्यों होते हो भाई, इनाम ही तो है, मुझे ऐसा इनाम मिलता तो मेरे बच्चे तो खुश हो जाते। माली ने कहा, फिर ठीक है, तुम ही यह तरबूज ले जाओ। और माली तरबूज देकर कुटिया पर आ गया। अगले दिन राजा ने माली को फिर से फटे हाल देखा तो पूछा, क्यों तरबूज नहीं खाया। माली ने सारी बात चुपचाप राजा को बता दी। राजा को माली पर बहुत क्रोध आया, पर क्या कर सकता था। अगले दिन माली ने उस जानकार व्यक्ति को देखा। वह बड़े अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हुए और बहुत ही सुंदर बग्गी में जाते हुए देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। माली ने अचानक से धनी बनने का राज उस परिचित व्यक्ति से पूछा तो उसने तरबूज का किस्सा बताया। सुनकर माली हाथ मल कर रह गया। तभी उसने देखा कि किसी राजा की बारात सी आ रही है। उसने पास जाकर पता किया तो पता लगा कि कोई राजा अपनी दुल्हन को ब्याह कर ला रहा है। ज्यों ही उसने राजा का चेहरा देखा, उसके होश उड़ गए। उसने देखा राजसवारी पर उसका मित्र बैठा है। अगले दिन वह अपने मित्र से मिला तो मित्र ने उसे पत्र की सच्चाई बताई, परंतु अब वह कर ही क्या सकता था। राजा ने भी किस्मत के आगे हार मान ली और सोचने लगा, ज्योतिषी ने जो भी कहा था वह सच था। राजा भी गरीब को अमीर नहीं बना सकता। यदि उसके भाग्य में गरीब ही रहना लिखा तो वह गरीब ही रहेगा। अब राजा ने ज्योतिषी को बहुत ढूंढवाया पर उनका कहीं पता नहीं लगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल पंचतंत्र की कहानियाँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।